रिलेशनशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सुलझाया जा सकता है? बातचीत से हम सब कुछ कर सकते हैं. कम्युनिकेशन इज द ओनली की टू सक्सीड योर मैरिड लाइफ. तो के अंदर ना मैम गलतफहमी आ जाती है. काउंसलिंग किस हद तक इनको रिजॉल्व कर सकती है? आपको प्रॉब्लम समझ में आए कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम. काउंसलिंग इज द अमृत. फैमिली फाइट्स होती हैं, बच्चों पे बहुत असर पड़ता है. का विक्टिम जो बनता है वो बच्चा उस सारी चीजों को विटनेस कर रहा है कि हाउ माय पेरेंट्स आर बिहेविंग विद ईच अदर. देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो बच्चा नॉर्मल बिहेव करेगा सोसाइटी में. तो एक जो नॉर्मल काउंसलर होता है वो ही हैंडल कर सकता है या बच्चों के लिए स्पेसिफिकली चाइल्ड काउंसलर्स आते स्कूल के अंदर दे आर द हाईली क्वालिफाइड काउंसलर. हैं? हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट्स होते हैं. नो टॉलरेंस इज द बेसिक प्रॉब्लम फॉर बोथ द स्पाउस. नमस्कार, मैं गौरव बैंस और टॉक में आपका स्वागत करता हूं. आज हमारे साथ में मिस हरप्रीत कौर, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लॉयर एंड रिलेशनशिप काउंसलर हैं. वे हस्बैंड वाइफ एंड फैमिली डिस्प्यूट्स सॉल्व करने में स्पेशलिस्ट हैं. अगर हम बात करें हरप्रीत कौर जी की, तो उन्होंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में न केवल कानूनी मुद्दे सुलझाए हैं, बल्कि काउंसलिंग के थ्रू बहुत से लोगों को मजबूत होने में मदद करी है. तो आज हम उनसे समझेंगे कि रिलेशनशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सुलझाया जा सकता है. हेलो मैम. Hello Gaurav ji, thank you so much for inviting me for your podcast. और I'll really excited to convey my views regarding what you had asked me for. But सबसे पहले मुझे ये बड़ा हैपनिंग टॉपिक लगता है कि जहाँ पर बातचीत से हम सब कुछ कर सकते हैं. हाँ जी. तो लिटिगेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. बट स्टिल दे आर, अगर लिटिगेशन नहीं होगी तो मेरे जैसे वकील भी नहीं होंगे, और वकील नहीं होंगे तो एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दे पाएंगे. So as such मुझे लगता है we all in a one vicious circle which has start from one point to other point. So let's see how it goes. थैंक यू सो मच मैम. वेलकम टू आवर चैनल. मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल मैम डिवोर्स के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं. इवन हस्बैंड वाइफ एंड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ रहे हैं. तो मैम आपको क्या लगता है कि इसके पीछे मैम वजह क्या है? सबसे पहले तो मुझे जो वजह लगती है इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की, वो है कम्युनिकेशन गैप. हम जैसा फील करते हैं हमें वो एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ हमें बचपन से सिखानी चाहिए. हमारे पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमारे टाइम्स पे जब हम बच्चे थे, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, ऐसा नहीं बोलते, इसके सामने नहीं बोलते. ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर डेवलपिंग वन ट्रेट इन योर किड कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते. दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विद, बट आपको कहीं ना कहीं वो रोक जो बचपन से लगी होती है, आप उस रोक को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बताते हो कि ये बातें नहीं करने वाली, तो नहीं करनी है. सो दैट इज़ द बेसिक रीज़न व्हेन वी लैक दैट कम्युनिकेशन विद आवर स्पाउस, नॉट ओनली विद द स्पाउस, विद एवरी रिलेशन. हम अपने पेरेंट्स से नहीं बात कर पा रहे, हम अपने पार्टनर से नहीं बात कर पा रहे, हम अपने एम्प्लॉय से नहीं बात कर पा रहे, हम अपने एम्प्लॉयर से बात नहीं कर पा रहे. सो दैट इज़ द रीज़न जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो धीरे 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 करके बहुत घर करने लग जाते हैं, और फिर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि जहाँ पर पॉइंट ब्रेक आ जाता है, या तो करना है या नहीं करना. सो मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप इज़ द बेसिक रीज़न फॉर एनी कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप ऑफ अ हस्बैंड वाइफ. कम्युनिकेशन इज़ द ओनली की टू सक्सीड योर मैरिड लाइफ. सो कम्युनिकेशन इज मस्ट. जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा. जो आपने कम्युनिकेशन वाला पॉइंट बोला, आपने बिल्कुल सही बताया. यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ा सकता है. अच्छा मैम एक बात बताइए, जैसे रिश्तों के अंदर ना मैम गलतफहमी आ जाती हैं. तो अब रिश्ता तो मैम कोई भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है या सास बहू का रिश्ता है. तो मैम काउंसलिंग किस हद तक इनको रिजॉल्व कर सकती है? सिचुएशन को मान लेना कि काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज अ बिग चैलेंज. हमारे रिलेशनशिप किसी भी तरीके के हों, चाहे वो जैसे आपने कहा कि हस्बैंड वाइफ, मदर फादर, सास बहू, बच्चे और पेरेंट्स, सबसे बड़ी चीज़ तो ये ज़रूरी होनी चाहिए कि आपको प्रॉब्लम समझ में आए कि येस देयर इज़ अ प्रॉब्लम. क्योंकि जब तक आप उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझोगे, यू कैन नॉट सॉल्व इट. और काउंसलिंग इज़ द अमृत, जिसको हम कहते हैं ना संजीवनी बूटी, वो संजीवनी बूटी का काम करते हैं इफ़ इट इज़ डन फ्रॉम अ वेरी न्यूट्रल पर्सन
जिसको दोनों पार्टीज समझना चाहती हैं और उसकी बात को वो वैल्यू करती है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जहाँ पर हम लोग चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, इन टेकन फॉर ग्रांटेड कहते हैं। सपोज कीजिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के अंदर वाइफ ने आज बड़ा बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बनाया, हस्बैंड जल्दी में है, उसने फटाफट खाया है ना, और वाइफ ने तो उसको पूरी तसल्ली से 3-4 घंटे लगाकर एक बढ़िया सा टेबल लगाया, लेकिन हस्बैंड जल्दी में था, वो उसको अप्रिशिएट करने तो दूर, उसने प्रॉपर खाया भी नहीं। वाइफ डिसहार्टन हो गई कि मैंने तो 3 घंटे लगाए थे। अब वहीं पर 2 मिनट का पॉज देके हस्बैंड बोले कि यार खाना बहुत अच्छा, मेरा छोड़ने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को जाना बहुत जरूरी है, तो ऐसा कर पैक कर दे, खाना बहुत टेस्टी, मैं इसको मिस नहीं करना चाहता। that will change the whole scenario of a relationship. So just to appreciate every act which you like and to discuss which you doesn't like, that is the basic key of any relationship. तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है या जो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ के ऊपर मुझे बात करनी चाहिए, कि ताकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो एटलीस्ट मैं कम्युनिकेट तो करूँ कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। जहाँ पे हम ये चीज़ें छुपा देते हैं ना, वहाँ पे काउंसलिंग का काम आता है। काउंसलर उसके अंदर क्या कहता है कि व्हाट इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ को पता ही नहीं होती कि उनकी क्या है। उनकी सास, उनकी फ्रेंड्स, उनके बच्चे आर नॉट द प्रॉब्लम, दे देमसेल्व्स आर द प्रॉब्लम, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। काउंसलर का काम है, भैया तुम अपने आप को एक्सप्रेस करो, तुम्हारी आधी सोल्यूशन तो तुम खुद ही निकालोगे, क्योंकि बहुत सी बेसिक चीज़ें वो चीज़ होती हैं जिसका सोल्यूशन हम 2 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं, लेकिन उनको डिस्कस ही नहीं किया जाता, और वो पाइलअप होकर वो आपको इतना बड़ा सेटबैक देती हैं कि आपको लगता है मैं तो कुछ भी, मैं बड़ी से बड़ी बात भी करूंगा तो सामने वाले ने तो समझना ही नहीं है। सो दैट इज़ अ रीज़न कि काउंसलर का जो प्ले है वो वहाँ पर आता है कि मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। सो काउंसलर इज़ द बेस्ट वे टू सॉर्ट एनी काइंड ऑफ अ डिस्प्यूट। तभी कहते नहीं है कि देर आर 100 ऑफ डील्स एंड 100 ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ऑन अ कप ऑफ अ टी, ऑन अ टेबल ऑफ अ, जिसको हम कहते हैं कि कॉफ़ी के कप के साथ उन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो बेटर वे है कि पहले तो अगर समझ में नहीं आ रही, पहले प्रॉब्लम को समझो, नहीं समझ आ रही तो किसी की मदद लो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको किसी ट्रेंड काउंसलर के पास ही जाना है, एक उस इंसान के पास जाओ। इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर ससुर, इट कैन बी योर मदर इन लॉ, इट कैन बी योर ओन पेरेंट्स, बट उनके पास जो आपको एक्चुअल पिक्चर दिखाए, वो नहीं कि जो सिर्फ आपको खुश करने के लिए हो रहे, हाँ हाँ बेटा तूने तो सही किया है, वही गलत कर रहा था। ऐसे लोगों से तो 100 कदम की दूरी पे रहना चाहिए। ये तो मैम आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया हमें और बहुत अच्छे से समझाया कि वाइफ के अगर एफर्ट्स को अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा मैम, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। जब कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा तो मैम कोई आगे रूम ही नहीं बचा आगे, तो इससे तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप को हार्म पहुंचेगा। तो जब तक कम्युनिकेशन ही सही तरीके से नहीं होगा तब तक चीज़ें सही तरीके से आगे बढ़ेंगी नहीं। ये तो मैम आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताया। और काउंसलिंग का भी आपने बताया कि आप किसी से भी जाके अपने मन की बात कह के, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो रिलेटिव है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल कोलीग है, कि आप उससे जाके बात कर सकते हैं, अपने मन की अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको कोई ऐसा सोल्यूशन बताए जिससे आप वाकई उसको अप्लाई करें और बढ़िया हो जाए आपके साथ में। अच्छा मैम एक चीज़ बताइए कि ये जो रिलेशनशिप फाइट्स होती हैं या फैमिली फाइट्स होती हैं, इनमें मैम बच्चों पे बहुत असर पड़ता है, तो मैम इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Sir, that is a very crucial and a very important point to be discussed right now, because आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हस्बैंड वाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका विक्टिम जो बनता है वो बच्चे बनते हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं, क्योंकि हस्बैंड अपने ईगो में, वाइफ अपने ईगो में है। लेकिन जो एक वार्मथ पेरेंट्स की बच्चे को मिलनी चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्यूट यू आर नॉट एबल टू कन्वे, बिकॉज जब आप गुस्से में होंगे बच्चा आपके पास आएगा तो बच्चे को वो प्यार दे ही नहीं सकते। आप उसको झटकाओगे साइड पे, तू साइड हो जा, अभी मेरा दिमाग खराब हो रखा है, अभी मत बात कर, अभी मेरे पापा से लड़ाई होके हटी है, अभी मत बात कर, तेरी माँ ने दिमाग खराब करके रखा है। दीज आर द नॉर्मल वर्ड्स वी यूज टू हियर फ्रॉम आर, मेरे क्लाइंट्स आते हैं ना तो मेरे को सबसे पहले यही पूछते हैं कि मैं, मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। भैया बच्चा बिगड़ेगा बिकॉज you had lost that respect of your spouse in front of your kids. जब एक स्पाउस दूसरे स्पाउस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा
और वो बच्चे को देख रहा है, बच्चा उस सारी चीज़ों को विटनेस कर रहा है कि हाउ माई पेरेंट्स आर बिहेविंग विद ईच अदर, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो बच्चा नॉर्मल बिहेव करेगा सोसाइटी के अंदर। सो नो डाउट हम कहते ज़रूर हैं कि स्कूल बहुत बड़ा प्ले करते हैं। स्कूल में तो सिर्फ बच्चा 4 घंटे से 6 घंटे जाता है, बाकी के 18 से 14 घंटे वो आपके साथ रहता है। तो हाउ यू बिहेव विद योर किड, दैट मैटर्स एंड दैट क्रिएट अ गुड और बैड सोसाइटी इन फ्यूचर। तो मैम ये जो बच्चे का बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है पेरेंट्स के बिहेवियर के ऊपर। हंड्रेड अगर परसेंट पेरेंट्स का बिहेवियर ऐसा है तो बच्चे का बिहेवियर भी चेंज होगा। 100%। बिल्कुल दैट ठीक कह दैट रहे विल हो। गिव यू, बेसिकली क्या है सर, अगर आपको बच्चे का कुछ भी समझना है ना तो उनके पेरेंट्स से मिलना ज़रूरी है, तो कि पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं। अगर आपको कंसेप्ट पता होगा कि बच्चा आजकल चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, स्कूल के अंदर काउंसलर्स हैं, तो वो बच्चे की काउंसलिंग करने से पहले जो पेरेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग होती है कि भैया आपके घर में माहौल क्या है, आप दोनों की ट्यूनिंग कैसी है, आप कैसे बिहेव करते हो बच्चे के सामने, कि जो बच्चा इस तरीके से आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, बिकॉज बच्चा रिफ्लेक्ट वही करता है जो वो देखता है। कहते नहीं बच्चा मिट्टी का वो घड़ा है जिसको जिस तरीके से डालोगे वैसे ढल जाएगा। लेकिन ये पेरेंट्स जो आज की डेट के है ना, बिकॉज लाइफ इतनी फास्ट है कि उनको ये सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। उनको लगता है कि मैंने बच्चा पैदा कर दिया, मेरे को उसको रोटी देनी है, पढ़ाई देनी है, अच्छे स्कूल में दिखाने हैं, गुड पिक्चर देनी है, तो एक बाहर अच्छे से सिचुएशन मतलब लोकेशन पे जाओ, फोटो खींचो और स्माइल कर दो कि हाँ जी हैप्पी फैमिली। हैप्पी फैमिलीज आर नॉट लाइक दिस एट ऑल। और जो सबसे ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर कि हमारी हैप्पी फैमिली है, दे आर द वर्स्ट फैमिलीज। उसका कारण है बिकॉज उनको प्रूव करना पड़ रहा है कि हमारी फैमिली हैप्पी है, और जिसकी फैमिली हैप्पी होगी उसके फेस पे नज़र आता है कि वो, उसके बच्चे के बात करके आपको पता लगेगा, उसके खुद के फेस से पता लगेगा कि वो कितनी हैप्पी फैमिली से बिलोंग करता है। सो बच्चों के साइकोलॉजी के ऊपर पेरेंट्स के बिहेवियर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। सब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। बच्चे ने एक एब्यूसिव लैंग्वेज स्कूल में यूज़ किया, बच्चे को स्कूल में तो नहीं सिखाया, बच्चे को किसी और ने भी नहीं सिखाया, उसने कहाँ से सीखा? आइदर फ्रॉम द पेयर फादर और फ्रॉम मदर और मे बी फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स और मे बी फ्रॉम द सिबलिंग्स। दैट मीन्स दैट थिंग इज प्रिवेलिंग इन द फैमिली, जिसके अंदर वो सबसे ज़्यादा टाइम निकाल रहा है। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से आप बात समझ सकते हैं कि अगर वो कोई एब्यूसिव वर्ड या कुछ ने ऐसे एक ऐसा वर्ड यूज़ कर लिया जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग नहीं यूज़ करते, तो उसकी पूरी पिक्चर उसकी फैमिली की एकदम से नज़र आ जाती है कि इसके घर में क्या चल रहा होगा। सो यहाँ पे हम पेरेंट्स को बहुत काम करना चाहिए कि हम कौन से शब्द अपने बच्चे के सामने यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो उससे कर रहे हैं, चाहे हम अपनी काम वालियों से कर रहे हैं, चाहे हम अपने हस्बैंड से कर रहे हैं या वाइफ से कर रहे हैं। वहाँ पर इन चीज़ों को बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चे को कभी ये ना लगे कि दीज आर नॉर्मल थिंग्स। क्योंकि जब आप एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हो ना बच्चे के सामने, तो उसको लगता है कि दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स जो कि हम लोग आराम से कर सकते हैं। सो दैट वे इट इज़ रियली मैटर ऑफ कंसर्न ऑफ एवरी पेरेंट कि वो अपने बच्चों के सामने केयरफुली बात करें। ये तो मैम आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि अगर बच्चे के सामने आप अब्यूजिव पेरेंट्स अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेंगे, ऑब्वियसली बच्चा उसको उन वर्ड्स को पिक कर लेगा। एक बारी अगर उन वर्ड्स को पिक कर लिया और पब्लिकली या सोशल सर्कल में उसने वो सारे वर्ड यूज करने दिए तो मतलब सोसाइटी में उसका इंप्रेशन ही बहुत खराब पड़ेगा। तो मैम ये तो आपने बिल्कुल सही बताया कि बिहेवियर बच्चों का भी चेंज हो जाता है। अगर पेरेंट्स का बिहेवियर ऑड है तो बच्चों का भी बिहेवियर ऑड रहेगा। तो मैम क्या बच्चे की, जैसे आप बता रहे थे, बच्चे की मैम काउंसलिंग भी जरूरी है, काउंसलिंग की जा सकती है इसके ऊपर मैम? 100% यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर आपकी फैमिली एब्यूसिव है या यहाँ पर जहाँ पर पता लगता है कि बच्चा एक नॉर्मल बच्चे से बिहेव नहीं कर रहा, आज की डेट में देयर इज़ एन अवेयरनेस एंड एवरी स्कूल हैज़ 2 to 4 काउंसलर्स इन द स्कूल, जहाँ पर इन बच्चों के लिए स्पेशल उनको केयर की जाती है। हाँ, यहाँ पर पेरेंट्स की कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके बच्चे ने ऐसा बिहेव किया, और एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ जो हमारी DPI की गाइडलाइंस होती हैं उसके अंदर अगर बच्चा कोई एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है तो उसकी काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स की कंसेंट लेना मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पे सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट एज सच येस, बच्चों को काउंसिल करने के लिए ट्रेंड जो काउंसलर्स हैं उनका बहुत बड़ा प्ले रहता है,
क्योंकि वो बच्चे की कोर प्रॉब्लम तक पहुंचते हैं कि वाई अ चाइल्ड इज बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर विच इज एक्चुअली नॉट अ नॉर्मल थिंग, विच जो दूसरे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं नॉर्मल प्रोसेस में। वहाँ पर पेरेंट्स को स्पेसिफिकली बुलाकर बच्चे की प्रॉब्लम डिस्कस होती है और उसके अंदर कुछ एक्सरसाइज दी जाती है कि जहाँ पर पेरेंट्स का स्कूल का दोनों का इन्वॉल्वमेंट बच्चे के साइकोलॉजी को इम्पैक्ट ठीक करने के लिए, यानी कि उसका जो इम्पैक्ट हुआ है, जो बैड सिचुएशंस का या जो जिसकी वजह से वो पर्टिकुलरली एक पैटर्न के अंदर बिहेव कर रहा है, उसको टैप करने के लिए एक कुछ एक्सरसाइज होती हैं। सपोज कीजिए बच्चे ने हम एब्यूसिव लैंग्वेज की बात कर रहे थे पहले, तो हम एब्यूसिव लैंग्वेज की बात करते हैं कि बच्चे ने कुछ ऐसा वर्ड यूज किया जो कि इन जनरल कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन उसने फैमिली से उसको रिसीव किया है, तो वो जो रिसीव करते हैं हम वही दे सकते हैं। वहाँ पर पेरेंट्स को बुला के कि आपने आगे से ऐसे ध्यान रखना है कि ये चीज़ें ना बोली जाएं, या बच्चे ने ऐसा बिहेव किया बिकॉज उसने ये चीज़ घर पे सुनी, किससे सुनी, कहीं क्या सुनी। यहाँ पर पेरेंट्स उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और उनको टीचर्स के साथ मिलकर, बजाय कि कई तो पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो रिटेलिएट करते हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो बोल नहीं सकता। बच्चे की प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है, और बच्चे की प्रॉब्लम अगर कोई तीसरा बंदा बता रहा है ना, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के बीच में या उसके बिहेवियर में कोई ऐसा पॉइंट था जो उनको ट्रिगर किया कि आपके नोटिस में लाना चाहिए। और अगर उस पॉइंट को पेरेंट्स रिटेलिएट करेंगे तो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। तो पेरेंट्स की सपोर्ट उस एक्सरसाइज के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों के अंदर पेरेंट्स का तो जो अपना रोल चल ही रहा है, जो लेकिन जो एक्सरसाइज एक ट्रेंड काउंसलर ने बच्चे को दिया है और उसके पेरेंट्स को दिया है, वो एक एक्शन में लाना दोनों की जिम्मेवारी बन जाती है। तो इस तरीके से हम लोग बच्चे की काउंसलिंग करके उस जिस ट्रॉमा से या जिस बिहेवियर से वो क्या कहते इतना डिफरेंट बिहेव कर रहा था, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं आराम से। मैम मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहा था कि मैम ये बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो एक जो नॉर्मल काउंसलर होता है वो ही हैंडल कर सकता है या बच्चों के लिए स्पेसिफिकली चाइल्ड काउंसलर्स आते हैं, कुछ ऐसा है मैम? सर ऐसा है, काउंसलर जो बच्चों के लिए जो स्कूल के अंदर दे आर द हाईली क्वालिफाइड काउंसलर्स, दे आर फ्रॉम द साइकेट्रिक बैकग्राउंड, जहाँ पर आपको एक्सरसाइज वगैरह वो जैसे हर एक डॉक्टर की स्पेशलिटी होती है, इसी तरीके से काउंसलर्स की भी होती है। अब जो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज, जहाँ पर उनको क्वालिफाई करके तभी काउंसलर एज अ काउंसलर उनको अपॉइंट किया जाता है। तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल काउंसलर। अच्छा मैम, ये जो हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट्स होते हैं, तो मैम ये आपके सामने मैम कौन कौन से मुद्दे सामने आते हैं, ये कौन कौन से मुद्दे रूप ले लेते हैं जो आपके सामने आते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की डेट में जो नॉन टॉलरेंस इज द बेसिक प्रॉब्लम फॉर बोथ द स्पाउस। नॉट इट इज़ नॉट राइट कि हम हमेशा के कि हस्बैंड्स आर रॉन्ग, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वाइफ की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो क्या कहते हैं सही नहीं होती और वो हस्बैंड टॉलरेट कर रहा होता है, और कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड्स की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वाइफ टॉलरेट कर रही हैं। तो जो पेशेंस लेवल है दोनों के अंदर जब कम होने लग जाता है ना, देन दिस प्रॉब्लम क्रिएट्स। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट का सबसे बड़ा कारण आज की डेट में जो है, उनकी कम्युनिकेशन गैप, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, वो तो है ही है। उसके साथ साथ उनकी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लेडीज़ का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इज़ रॉन्ग थिंग, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियों को समझना। और इतने टाइम से जब हस्बैंड काम कर रहा था और आप सपोर्ट कर रहे थे फैमिली में, यू आर डूइंग योर पार्ट, हस्बैंड वाज डूइंग योर पार्ट। तो जब लड़की काम करने जाती है उस समय हस्बैंड को ये समझना चाहिए, अगर अब ये बाहर मेरे बराबर का काम कर रही है तो मुझे भी घर पे उसका उतने बराबर पे काम करना है। तो वो जो ईगो होती है ना दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो नहीं आनी चाहिए कि अगर वाइफ ज़्यादा कमा रही तो वो ये रोब ना मारे कि भैया मैं तो तेरे से ज़्यादा कमा रही हूँ, या हस्बैंड अगर घर पे काम कर रहा तो भैया
भाई मैं बाहर भी काम करूं घर भी काम करूं, ऐसा नहीं होता हमारी सोसाइटी में, जैसे मेल डोमिनेटिंग है तो मोस्ट ऑफ द हस्बैंड दे सेज कि वी डोंट गो टू द किचन, दिस इज नॉट माय टास्क। मैं इसी के ऊपर एग्जांपल देती हूँ। आई हैव 2 किड्स। कोविड टाइम के अंदर ना हमारे घर में सबके हाउस हेल्प जो थी नहीं आ रही थी, सबने अपना अपना काम कर रहे थे। तो आई जस्ट आस्क्ड माय सन, मैं कहा बेटे जाना कपड़े धो के रखे हैं तुम ऊपर से उतार लाओ। So he adamantly replied me कि no mama, this is not my job, this is a girl's job, how can I do this? उस दिन I click, मैं कही यार ये चीज़ that means it is prevailing in my family as well, because हम लोग ऐसे ही चीज़ें कर रहे हैं तभी बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आई कि कुछ सर्टन चीज़ें हैं वो हस्बैंड ने करनी है, कुछ सर्टन चीज़ें वो वाइफ ने करनी है। अब सिचुएशन ऐसे जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का कोई मतलब नहीं है कि एक फैमिली है तो फैमिली ने सब करना है, बट बच्चे ने वो पॉइंट आउट किया था दैट मीन्स दिस इज प्रिवेलिंग। तो उस दिन के 20 दिन तक लगातार मेरे बेटे ने बर्तन मांजे थे, क्योंकि वो लड़कियों की जॉब होती है और वो करी लड़के ने थी। उस दिन के बाद उसके दिमाग में ये कभी भी नहीं आया कि ये लड़की की जॉब है कि लड़के की जॉब है। तो यहाँ पे वही मैं आपको मतलब पेरेंट साइकोलॉजी कह लो या एक हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में कह लो, बेसिकली इट्स अ फैमिली डिस्प्यूट। तो फैमिली डिस्प्यूट के अंदर आपको रोल मॉडल बनना होता है, और रोल मॉडल का काम सिर्फ अच्छे तरीके से बिहेव करना नहीं, रेक्टिफिकेशन भी करना ही उसी का पार्ट होता है। जैसे बेटे ने गलत किया उसको रेक्टिफाई किया, बेटी को मैंने बोला नहीं, सारा टाइम उसको बोला बेटे तू बाहर का काम कर, घर का सारा काम बेटा करेगा। तो बेटा मैम कितना बड़ा है आपका? एट दैट टाइम ही वॉज जस्ट 9 ईयर्स। 9 ईयर्स। सो अभी आज की डेट में तो वो 13 ईयर्स का हो गया। बट उसको वो जो लेसन मैंने 9 साल पे दिया था कि देर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ मतलब मेल और फीमेल्स जॉब, यू हैव टू एक्ट एज पर द टाइम। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम किचन में भी हेल्प कर सकते हो, और अगर लड़की के अंदर कोई इतनी क्वालिटी है कि वो बाहर से पैसे कमा के ला सकती है तो बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो दैट वे यू हैव टू करेक्ट योर सराउंडिंग्स, नॉट योर किड्स बट योर हस्बैंड एज वेल। समटाइम हस्बैंड भी कहते हैं भी मैं नहीं करूँगा। हमारे घर में तो भाई मेरे को मॉर्निंग की जो चाय है मेरे हस्बैंड ही पिलाते हैं। मैम ये जो कई बार ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ को छोड़ के चला जाता है, तो उस सिनेरियो में मैम एज पर लॉ वाइफ के पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल होते हैं? आज की डेट में हमारा जिस हिसाब से हम वेस्टर्नाइजेशन को जितना अपना रहे हैं, वहाँ पर कोर्ट का सिर्फ एक मानना होता है कि अगर 2 इंसान एक साथ नहीं रह सकते तो दे कैन गो टू द अदर प्लेस विद अ लीगल मैन, बट यू गो विद क्या कहते हैं प्रॉपर चैनल। और वहाँ पे फिर मैं वही बोलूँगी कि काउंसलिंग प्लेज अगेन अ रोल। अगर आपके हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही और हस्बैंड कहीं बाहर इन्वॉल्व हो गया है तो यहाँ पर बैठ के आइदर यू गो फॉर अ काउंसलिंग और जस्ट टेक अ लीगल हेल्प, जहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि कौन सा रिलेशन कितना फिजिबल है। बट एट द सेम टाइम येस, जो लीगल राइट्स हैं, बाईगैमी आप एट अ टाइम 2 मैरिज में नहीं रह सकते क्योंकि इट इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया। मैम कई बार ऐसा देखा जाता है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से एक ना झूठे ब्लेम लगा देते हैं एक दूसरे के ऊपर में। तो जब ये झूठे आरोप लगते हैं तो उन आरोपों की वजह से उनको ऑब्वियसली मैम परेशानी भी होती होगी। तो मैम एज पर लॉ वो अपने आप को डिफेंड कैसे कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं कि इन चीज़ों से बचा जाए मैम? If you are asking for the allegation which husband and wife generally lies during their normal routine, तो उस रूटीन के अंदर तो दे रिक्वायर्ड साइकेट्रिक हेल्प। क्योंकि आज के ज़माने में अगर वाइफ बाहर जा रही है और वो 4 आदमियों से मिल रही है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हम किसी भी अगर औरत किसी भी आदमी से मिल रहे हैं तो उसको सिर्फ एक पर्पज़ के लिए मिल रही है। आज के ज़माने के अंदर अगर हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं तो हम एज अ कलीग ही उसको ट्रीट करेंगे। हाँ, जहाँ पर कुछ देयर आर सम ट्रेड्स जहाँ पे हमको ये भी चेक रखना होता है कि वो ट्रेड्स कुछ ऐसे ट्रेड्स तो नहीं है कि जो वाकई ही आपके रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहे हैं, वहाँ पर चेक रखना बहुत ज़रूरी है। बट जहाँ पर फिर वही बात है, कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर आपके फैमिली में आपके स्पाउस को ऐसा लग रहा है कि दैट योर अदर स्पाउस इज गोइंग अराउंड विद समवन, तो यू नीड टू टॉक ऑन दैट। अगर आप नहीं बात कर पा रहे हो उस चीज़ के ऊपर या उस चीज़ को आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ डिस्कस करने में हेजिटेट कर रहे हो, देन यू शुड सीक सम काउंसलिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स और मे बी फ्रॉम द एक्सपर्ट काउंसलर्स। But just to allegate someone for no reasons, it will
डेफिनेटली क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर योर होल फैमिली। मैम ये जो हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, तो मैम इसमें मीडिएशन सेंटर का क्या रोल रहता है और क्या स्कोप है मैम, ये इफेक्टिव होते भी हैं? बहुत। फिर यहाँ पे जो मीडिएशन सेंटर बनाए हैं आज का, एक स्पेसिफिकली प्रॉपर सेक्शन बनाया गया है कोर्ट्स के अंदर, मीडिएशन एंड रिकंसिलिएशन सेंटर जिसको कहा जाता है। वहाँ पर एक्सपर्ट काउंसलर्स बिठाए जाते हैं, जैसे हमारे जैसे आई एम वन ऑफ द काउंसलर इन मीडिएशन। सो हम लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है व्हाट काइंड ऑफ अ queries or what kind of exercise we do with the couple so that we can make it out कि what is the basic problem with them। अब जहाँ पर तो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ के, वहाँ पे तो ये चीज़ें सारी की सारी हम लोग मीडिएशन के थ्रू सॉर्टिंग कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे फैमिलीज की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, वहाँ पर ये थोड़ा सा मामला बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि अब दो इंसानों को समझा सकते, दो खानदानों को नहीं समझा सकते। तो वहाँ पर मीडिएशन का बेसिक इसीलिए बड़ा स्पेसिफिक सा रीज़न बताया कि दो जनों की लड़ाई है, दो जनों की लड़ाई में सिर्फ दो जन नहीं आएंगे, बाकी का खानदान बाहर है, और 90% वो वहाँ पर आपकी सेटलमेंट हो जाती है। क्यों? उसका कारण है, सबसे पहले बात, जो आपसे काउंसलिंग कर रहा है वो इंसान किसी की फेवर में या किसी के अगेंस्ट नहीं, ही इज़ ए न्यूट्रल पर्सन। और न्यूट्रल पर्सन होने की वजह से आपके साथ एक कंफर्ट लेवल बन जाता है कि ये मुझे जज नहीं करेगा। और जब किसी इंसान को जज नहीं किया जाता ना, तो उससे ओपन अप भी ज़्यादा होता है और उसके ऊपर ट्रस्ट भी उतना बिल्डअप हो जाता है कि एटलीस्ट आई शुड गिव माई वन चांस कि मैं उसको समझा तो सकूँ मेरी प्रॉब्लम क्या है मेरे हस्बैंड या वाइफ के साथ। तो वो प्रॉब्लम्स जब एक लिस्ट बन जाती है और वहाँ पे स्पेसिफिक एक्सरसाइज कराई जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि हस्बैंड और वाइफ को बोला जाता है कि दो कागज़ पेंसिल लो, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बताऊं दे आर अनेबल टू मेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड देन ये लड़ाई तो बहुत होती है। भैया लड़ाई तो होगी जब तुम बात नहीं कर रहे हो। तुम्हें बोलना कि मेरे को मिर्च खानी है, वो कहता है भैया मेरे को तो अल्सर हो रखे, मैं मिर्च नहीं खानी। तुम मिर्च डाल रही हो और वो खा नहीं रहा है, बोले तुम मेरी रोटी नहीं खाते। भैया कैसे खा लेगा जब उसको अल्सर है? नहीं खा सकता। तो वही, जब तक अल्सर वाला बताएगा नहीं कि मेरे को अल्सर है, कि तो मिर्च वाले को कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर ज़्यादा मिर्च डली हुई है? सो दैट इज़ द बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही थी कि कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगी, आप किसी भी डिस्प्यूट को, किसी भी प्रॉब्लम को एक सर्टन फेज तक नहीं ले जा सकते। और उसके बाद मल्टीपल लिटिगेशंस हैं, और लिटिगेशन से, चाहे मैं लॉयर हूँ बट मुझे ऐसा लगता है लिटिगेशन से कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन और मेरा फर्स्ट जो क्या कहते हैं इंटेंशन रहती है मेरे क्लाइंट्स के टुवर्ड्स व्हेन इट कम्स टू फैमिली लॉ, तो मेरा पहले ये रहता है कि मैं उनको सबसे पहले प्री मीडिएशन के अंदर लेके जाऊँ, वहाँ पर इनकी काउंसलिंग कराऊँ। क्योंकि अगर आप एक फैमिली को भी, अगर अपने अपने पूरे करियर में भी एक फैमिली को भी बचा लिया ना, तो दैट मीन्स यू हैड सक्सीडेड इन योर दिस प्रोफेशन। क्योंकि हम लोगों को जनरली ये टैग दिया जाता है ये तो तोड़ने का ही काम करते हैं, लेकिन जो जोड़ने का काम करता है ना, उसके लिए वो खुद के लिए बहुत बड़ी सक्सेस फील होती है कि यार आपकी वजह से किसी का घर बस गया। सो दैट प्लेज अ वेरी, मीडिएशन जो है इस तरीके से आपका काम करती है कि आपको अंडरस्टैंडिंग देती है कि आपका जो स्पाउस है वो इस पर्टिकुलर तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसका रिएक्शंस ऐसे हैं। क्योंकि जब तक वो आपके एक्शन का रिएक्शन नहीं होता तब तक तो डिस्प्यूट ही नहीं है। लेकिन एक्शन को रिएक्ट करने के वक्त कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर मेंशन थे या कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व थी, उसको आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ कम्युनिकेशन ही उस चीज़ को बता सकती है। सो मीडिएशन का यही काम है कि आपसे बातें करना और आप बातों के अंदर से समाधान ढूंढना। ये तो मैम आपने आज बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है, कई बातें आपने बहुत अच्छी बताई हैं, एग्जांपल्स भी आपने बहुत क्लियर दिए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में हैं, तो मैम ने जो सबसे पहली चीज़ बताई है, कम्युनिकेशन इज़ द की एसेंस इन लाइफ। तो आप कम्युनिकेशन बेटर करें, यकीन मानिए इससे 50% आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। सेकेंडली, एक चीज़ जो आपको सबको देखनी चाहिए कि बच्चों के ऊपर, बच्चों के बिहेवियर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। जो फाइट्स होती हैं, फैमिली फाइट्स है, चाहे वो कपल फाइट है
तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है और इन चीज़ों को आप इम्प्रूव कीजिए, तभी आपके बच्चे भी बेटर ग्रो कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको कहीं भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप हरप्रीत मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी इशू है, आप बेझिझक उनको कॉल करके उनके साथ में डिस्कशन कर सकते हैं।